स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। हमने क्लास 10 साइंस का कोर्स स्टार्ट किया है जो एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और इसमें हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी पार्ट। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट था न्यूट्रिशन के ऊपर और सेकंड पार्ट था अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सेकंड पार्ट को ही आगे कंटिन्यू हम करेंगे और आज भी हम फोटोसिंथेसिस के कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट कवर कर लीजिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। देन आप थर्ड पार्ट को स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पार्ट थर्ड। इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उनमें है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शंस। द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं और जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी हम देख चुके हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 3 मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो वही 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो प्लांट्स की जो लीव्स हैं उन लीव्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो सबसे पहले क्या करेगा, सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। देन सेकंड पॉइंट इज लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। तो सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इसके साथ ही साथ एक और प्रोसेस होती है साइड बाय साइड। उसमें क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी रूट्स के थ्रू प्लांट तक वाटर पहुंचा है, उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं यानी डिवाइड हो जाते हैं। तो किस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो जो H2O है उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। देन थर्ड पॉइंट आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी प्लांट्स ने रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे एग्जांपल कौन है, ग्लूकोज, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी को लेते हैं। Now we will discuss about the overall process of photosynthesis with the help of a diagram. तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे about the 4 raw materials used for photosynthesis process. तो जो 4 raw materials है उसमें सबसे पहले है sunlight। तो ये sun है और इसकी जो sunlight है वो क्या कर रही है, बाहर निकल रही है और वो लीव्स के ऊपर पड़ रही है। तो लीव्स क्या करेंगी, इस लाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगी। और ट्रैप करने में कौन हेल्प करेगा, द सेकेंड रॉ मटेरियल क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये ऑलरेडी इन लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल पिगमेंट इस सन की लाइट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। थर्ड रॉ मटेरियल है वाटर। वाटर कहाँ से आ रहे हैं, वाटर आ रहा है थ्रू द रूट्स। जो भी रूट्स सॉइल में डिप है वो
मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और वो वाटर जो है वो कहाँ तक जाएंगे, लीव्स तक जाएंगे। फोर्थ रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो भी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करेगी, लीव्स के अंदर जाएंगी और फंक्शन करेंगी। तो ये 4 रॉ मटेरियल्स हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी इन 4 रॉ मटेरियल्स के मिलने के बाद, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो H2O की स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे ये कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं लीव से। एक तरफ लीव ने क्या किया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, और दूसरी साइड जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गई और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई तो उसमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग हो गए थे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, लीव से रिलीज हो रहे हैं, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज हो गए। उसके बाद जो बचे हुए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ली थी प्लांट्स ने, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, फूड। और उस फूड का नाम होगा ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट और शुगर का फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें ये 4 रॉ मटेरियल्स हेल्प करते हैं और लास्ट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और उस ग्लूकोज को जो प्लांट है वो एज अ एनर्जी यूज करता है। Now we will discuss about the significance of photosynthesis process. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या रोल है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है वो सभी लिविंग बींग्स तक पहुँचती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट्स की लीव्स एब्जॉर्ब कर पा रही हैं और आगे वो बाकी लिविंग बींग्स तक भी पहुंचेंगी। सेकंड है, ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सभी बाकी ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉपिक हैं वो क्या करेंगे, वो अपना फूड कहाँ से लेंगे, इन ग्रीन प्लांट्स के थ्रू लेंगे। इसलिए ग्रीन प्लांट्स का सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी ऑर्गेनिजम्स भी क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, उनकी बैलेंसिंग भी किसकी हेल्प से होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। क्योंकि प्लांट्स जितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है उतने ही अमाउंट में वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज भी करता है। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हमेशा बनी रहती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस process. After the raw materials, site, process and the significance of photosynthesis, we will discuss a very important topic which is about the stomata.
तो स्टोमेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या हैं, ये मेनली बोर्ड में पूछा जाता है। स्टोमेटा सबसे पहले क्या है, एक टाइनी पोर, मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की सरफेस के ऊपर। तो उन लीव्स की सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स हमें दिखाई देते हैं वो पोर्स कहलाते हैं स्टोमेटा। और इनका फंक्शन क्या है, सबसे पहले जो स्टोमेटा है वो किस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की लीव्स एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है, ये दोनों एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, ये किसके थ्रू होता है, इन स्टोमेटा पोर्स के थ्रू होता है। सेकंड फंक्शन है कि जब भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का मतलब है जब भी प्लांट के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर होता है और प्लांट को उस वाटर की ज़रूरत नहीं होती, तब वो प्लांट क्या करता है, उस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में किसके थ्रू बाहर निकलेगा, जो लीव्स में स्टोमेटा के पोर्स प्रेजेंट है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम है स्टोमेटा का। इस डायग्राम में ये लीफ दी हुई है और इस लीफ के कुछ पोर दिखाए हुए हैं। तो उसमें क्या है, जब इसको जूम करके आप देखेंगे डायग्राम को, तो यहाँ पे आपको स्टोमेटा दिखाई देंगे बने हुए। तो ये है ओपन स्टोमेटा, क्योंकि इसका जो पोर है वो ओपन है। और ये है डायग्राम किसका, क्लोज स्टोमेटा का, जिसका पोर क्या है, बंद हो गया है। तो जब जो पोर है वो ओपन होता है तभी क्या होता है, ये दो प्रोसेस होती है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ये दोनों तब होंगी जब स्टोमेटा का पोर क्या होगा, ओपन होगा। अगर स्टोमेटा का पोर क्लोज्ड है तब ये प्रोसेस नहीं होंगी, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, पोर क्लोज होने की वजह से ना तो गैस अंदर आ सकती है और ना ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है वो भी प्लांट की लीव्स से बाहर नहीं निकलते। तो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर का क्या फंक्शन होता है वो हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पे स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्टोमेटा की ओपनिंग में, तो यहाँ पर जो बीन शेप्ड ये जो सेल बने हुए हैं, यहाँ पे दो सेल आपको दिखाई देंगे जिनकी शेप कैसी है, इसको हम कहते हैं बीन शेप। राजमा जो होता है, राजमा के दाने की तरह इनकी शेप होती है, तो इसको हम कहते हैं किडनी बीन शेप। तो ये जो किडनी बीन शेप आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। इन गार्ड सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये है वैक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या है, अगर दो गार्ड सेल के बीच में आपको गैप देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि जो स्टोमेटा है वो ओपन है। और अगर दो गार्ड सेल्स के बीच में आपको गैप नहीं दिखाई देता, वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड है। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके आउटर सरफेस में ये किससे कवर्ड होते हैं, एपिडर्मल सेल से। एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो लीव्स के अंदर एपिडर्मिस में बाकी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों होती है, तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन
गार्ड सेल्स के ऊपर, और किसके कंट्रोल में होती है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। तो टर्जिडिटी का मतलब अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। टर्जिडिटी का मतलब होता है कि अगर प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो वाटर अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो वो वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा? गार्ड सेल, आसपास के सराउंडिंग सेल्स के थ्रू। तो ये जो आसपास एपिडर्मल सेल्स हैं जिसने गार्ड सेल को कवर किया हुआ है, ये जो गार्ड सेल्स होंगे ये क्या करेंगे? वाटर को अपटेक करेंगे। कहाँ से? इन सराउंडिंग सेल्स के थ्रू। तो जब किसी भी सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो वाटर एंटर करने की वजह से क्या होता है? जैसे ही H2O वाटर मॉलिक्यूल एंटर होगा इसमें गार्ड सेल के अंदर, तब क्या होगा? ये जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे क्या होता है, हम जब पानी पीते हैं तो पानी पीने से क्या होता है? हमारा पेट जो है वो फूल जाता है। अगर हमारे बॉडी में पानी कम हो तो क्या होता है? हमारा जो पेट है वो श्रिंक हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है गार्ड सेल्स के लिए। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एंटर करते हैं इन गार्ड सेल में, तो वो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? स्वेलिंग होने की वजह से, गार्ड सेल्स के स्वेल होने की वजह से जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि गार्ड सेल क्या हुआ? यहाँ से पीछे की तरफ हट गए, फूलने की वजह से वो पीछे की तरफ हट गए और जो पोर है वो ओपन हो गया। उसी का उल्टा, अगर जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर को रिलीज करते हैं, यानी कि उसको जितना पानी चाहिए था उसने ले लिया, अब एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको वो क्या कर रहा है? अपने सेल से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो अगर वो क्या कर रहे हैं? वाटर को रिलीज कर देते हैं किस तरफ? बाहर की तरफ। तो उस केस में क्या होगा? जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। तो श्रिंक होने की वजह से क्या होगा? जो गार्ड सेल की बाउंड्री थी वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तो जुड़ जाने की वजह से और श्रिंक हो जाने की वजह से जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। उसे हम कहेंगे स्टोमेटल क्लोजिंग। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गार्ड सेल के अंदर एंटर करते हैं और उसकी वजह से गार्ड सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, तब स्टोमेटल के पोर ओपन हो जाते हैं। और जब जो गार्ड सेल्स है वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देता है, तब जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाते हैं और जो पोर है वो क्लोज हो जाता है। उसको हम कहते हैं स्टोमेटल क्लोजिंग। तो इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। So here is your today's practice work on the basis of today's topic. Question number 1, explain the main events of photosynthesis. Question number 2, what are the significances of photosynthesis process? Question number 3, what is the role of stomata during photosynthesis process? Question number 4, how does opening and closing of stomatal pore takes place? And question number 5, draw a well-labeled diagram of opening and closing of stomatal pore. तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स, उसके बाद स्टोमेटा के फंक्शंस, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्यों होती है, एंड द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल पोर। तो आपको आज का ये जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए इस टॉपिक की। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर more learning videos and also like and share. Thank you for being a fantastic learner and keep learning.